welcome all of you. So, very good morning. My name is Sachin Raut. I am continuing our 15 days free online learning workshop. In this, we are discussing today for Standard 10, chapter Polynomial. So, we have already completed the two parts of this chapter. In the first part, we discussed the introduction, definition of polynomial, different types of polynomials, and then we discussed the geometrical meaning of the zeros of polynomial in the first part. Second part we discussed division algorithm for the polynomials. So we learn how to divide one polynomial by other, and also we learned if some zeros are given, how to find out other zeros of the polynomial. Okay, so we are continuing this series of lectures for convenience of all the students, because all of you are not able to go to the school in this lockdown period. I have one great concern for all the students that now almost 2.5 months has come past after this lockdown has started, and there is one rule of 2190. ये रूल क्या है? 21, अगर किसी भी चीज़ को हमें आदत डालना है तो हमें उस चीज़ को 21 दिन करना चाहिए, और उसके बाद उस चीज़ को और अगले 3 महीने एक्सटेंड करना चाहिए. और अगर देखा जाए तो अभी ये लॉकडाउन जो है वो 2.5 महीने हो चुका है, ऑलमोस्ट 3 महीने हो सकते हैं. तो हमें उसके पहले स्कूल जाने का आदत था, डेली पढ़ाई करने का आदत था, होमवर्क करने का आदत था. अभी वो जो आदत है, वो जो हैबिट है, वो हमारा बदल गया होगा लॉकडाउन के कारण. सो नाउ वी शुड नॉट गिव अप द हैबिट ऑफ लर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अप टू द एंड ऑफ लाइफ. सिमिलरली फॉर मैथमेटिक्स लर्निंग और एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर. तो इसीलिए ये आपको फिर से अच्छे से हैबिट लगे पढ़ने का, तो ये भी एक पर्पज़ है इस कोर्स का. Although this is a free of cost course, but most important purpose is to make you come on the track of once again studies and achieve your goals in your life. Okay, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबको कि अभी से, ये जब आप कोर्स अटेंड कर रहे हैं, अभी से आप हर रोज़ 21 दिन सेम हैबिट डाल दीजिए. जैसे हमारा लेक्चर रहता है सुबह 10 to 11 मैथ्स का और 11 to 12 साइंस का इस वर्कशॉप में. तो हर रोज़ आपको ये 2 घंटे का आदत पड़ जाएगा पढ़ाई करने का, बिकॉज हैबिट इज़ सच थिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज. ओके, तो इसीलिए अच्छी आदतें डालना अभी से ज़रूरी है. एक अच्छी आदत हम डालने का कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ स्टिपुलेटेड टाइम के लिए 2 घंटे के लिए मैथ और साइंस पढ़ें, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करें. तो वैसे आपको पता ही है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है परमाणु आईकोच ऐप का. उस ऐप में हमने, ये नाम है परमाणु आईकोच, इस ऐप में हमने सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डाल दिए हैं. वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम हर एक लेक्चर के बाद आप सॉल्व करते रहो, और उसमें अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछो. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई विल सॉल्व दोज डाउट्स in future lectures. Okay, as such I have completed all different types of question in my lecture, so you may not find any doubt. लेकिन फिर भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो, और उसमें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा. ठीक है. So we are continuing our polynomials. So we have discussed now division algorithm. Now today we are going to discuss how to factorize a given polynomial. Okay. तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम 2 थ्योरम पढ़ेंगे. पहला है रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा है फैक्टर थ्योरम. सी दिस लेक्चर इज़ फॉर स्टैंडर्ड 10. थोड़ा 9th का रिवीजन कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से आए, और फिर हम 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टराइजेशन
of polynomials. हमारे स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो जीरोस फाइंड करने के लिए, रूट्स फाइंड करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन आना चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल का। ओके, तो बिफोर वी डिस्कस फैक्टराइजेशन वी विल डिस्कस टू थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम इज कॉल्ड एज रिमाइंडर थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम इज कॉल्ड एज फैक्टर थ्योरम। सो द फर्स्ट वन इज रिमाइंडर थ्योरम। So I will write the statement of this theorem first. Remainder theorem: when a given polynomial p of x is divided by linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a. So this is a statement. हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है p of x, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर रहता है वो रहता है p of a। p of a का मतलब आप सब लोगों को पता है कि हमें इस पॉलिनोमियल में x की जगह a सब्स्टिट्यूट करना है। तो a सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आएगा p of a, that will be the remainder. Okay, let us take some example. So for example, समझो हमें एक p of x पॉलिनोमियल x दिया है, से x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल हमें दिया है। तो अभी इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे x माइनस a के फॉर्मेट वाला पॉलिनोमियल। तो हम लेंगे फॉर एग्जांपल से x माइनस 2, x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो है ये डिवाइजर है, डिवाइजर को हम रिप्रेजेंट करेंगे g of x। p of x इज डिविडेंड एंड g of x इज डिवाइजर। अभी देखो, हमें रिमाइंडर थ्योरम में बताया गया कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, ये जो है ये फॉर्मेट है x माइनस a का, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि a का वैल्यू कितना है 2। वैसे ही जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको आप अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हमें मिलेगा 2। तो ये जो 2 वैल्यू है ये हमारा a का वैल्यू है। और हमें बताया गया रिमाइंडर थ्योरम में कि रिमाइंडर जो है वो कितना रहता है p of a। तो p of a, यहाँ a का वैल्यू है 2, मतलब हमें निकालना है p of 2। तो p of 2 फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे p of x में x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करना है। 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 2 10 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 7, सो दैट इज प्लस 1। दैट मीन्स 1 इज द रिमाइंडर। तो ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। हमने यहाँ पे डिवीजन लिया क्या, बिना डिवीजन से ये हमें रिमाइंडर पता चल गया। अभी आप सोच रहे होंगे सच में करेक्ट है क्या, लेट अस वेरीफाई। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को x माइनस 2 से डिवाइड करो। तो कल हमने डिवीजन के बहुत सारे क्वेश्चन लिए। x यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो एक और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, चेंज द साइन माइनस प्लस। ओके,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, नहीं लिखा तो भी चलेगा। -5x + 2x -3x + 7। ओके, फिर से यहाँ पे -3x है, यहाँ x है, तो -3x लाने के लिए -3 से डिवाइड करो। -3 × x -3x -3 × +2 +6 प्लस माइनस -3x + 3x कैंसिल 0, 7 - 6 1। ओके, और अभी इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 0 है। दिस इज अवर लास्ट स्टेप ऑफ डिवीजन, दैट मीन्स 1 इज द रिमाइंडर, जो हमें रिमाइंडर थ्योरम से भी मिला। ओके, इज इट क्लियर? ये याद रखो कि रिमाइंडर थ्योरम में जो डिवाइजर है वो कैसा है, लीनियर था, x - a फॉर्मेट का था, तो यहाँ से हमें रिमाइंडर पता चल जाता है। अभी दूसरा थ्योरम है हमारा फैक्टर थ्योरम। तो आप सब लोगों को पता है, कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, चेक वेदर वन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड। तो उसमें क्या डिस्कस किया था हमने कि अगर मैंने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया, तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर हो जाएगा। वैसे ही फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, अभी रिमाइंडर थ्योरम में जो रिमाइंडर आता है, सो फॉर, तो पहले इसका भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल p of x when divided by x minus a, if p of a is equal to 0, p of a मतलब रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर 0 है, then x minus a is a factor of p of x. ऑल राइट, तो रिमाइंडर 0 आएगा इस केस में। तो फॉर एग्जांपल समझो हमें एक पॉलिनोमियल दिया है p of x is equal to x² - 5x + 6, और इसको हमें डिवाइड करना है x - 3 से। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे है बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू p of 3, क्योंकि इसको अगर आप कंपेयर करेंगे x - a के साथ, तो यहाँ a का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, तो p of 3 इज इक्वल टू 3² 9 -5 × 3 15 + 6, 9 + 6 15 - 15, remainder is 0. So therefore what we can say? We can say x - 3 is a factor of p of x. तो ये है फैक्टर थ्योरम। अगर किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल x - a से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आता है, या रिमाइंडर थ्योरम से p of a का वैल्यू 0 आया, तो हम बोलेंगे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अभी एक चीज़ ऑब्जर्व करो, हमने x का वैल्यू जब 3 सब्स्टिट्यूट किया पॉलिनोमियल में p of x में, तो हमारा आंसर आया 0। मतलब यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि x = 3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हमें एक चीज याद रखना है कि अगर x - a किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर x - a फैक्टर है, so then a will be the root or 0 of polynomial. ठीक है, ये याद रखना है हमें, क्योंकि उस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है x = 3 पे 0 आया, इसका मतलब वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। सो दिस इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज नोट डाउन बोथ।
आप चाहे तो यहाँ पे भी गिवन पॉलिनोमियल को x-3 से डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एक्चुअल डिवीजन करके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटेड, ऑलराइट। तो हमारा टॉपिक चल रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अभी हम देखेंगे फैक्टराइजेशन। तो आप सब लोगों को नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन पता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 15 का फैक्टराइजेशन किया प्राइम फैक्टर्स, तो ये आता है 3 × 5। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अभी मैंने अगर आपको पूछा कि इसके बाद और इस प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, प्राइम नंबर्स के तो कोई फैक्टर्स नहीं रहते हैं, या तो 1 रहता है या तो वो नंबर इटसेल्फ फैक्टर रहता है। तो इसका मतलब ये हमारा लास्ट स्टेप है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का। ठीक है, तो वैसे ही जब हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे तो वहाँ पे लास्ट स्टेप क्या रहेगा, सबसे आखिरी में हमें आंसर मिलना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल। ये याद रखो, जैसे नंबर में प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन का लास्ट स्टेप रहता है, वैसे ही पॉलिनोमियल में लास्ट स्टेप क्या रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर हमें फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स लेना है तो इसमें हम दोनों चीज़ देखेंगे, हाउ टू फैक्टराइज एंड देन हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहला टाइप है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। समझो लीनियर पॉलिनोमियल हमें दिया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ax + b लीनियर पॉलिनोमियल, और इसको हमें फर्दर फैक्टराइज करना है। इज इट पॉसिबल? नो। व्हाई? एज आई सेड, प्राइम नंबर लास्ट स्टेप रहता है, वैसे ही लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो लास्ट स्टेप रहता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर, मतलब यही फैक्टर है। ओके, अभी ये हुआ फैक्टर इसका। सो द फैक्टर इज द पॉलिनोमियल इटसेल्फ। और इसके बाद अगर मुझे जीरो फाइंड करना है, जीरो ऑफ p ऑफ x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, p ऑफ x = 0 लेना पड़ेगा, और p ऑफ x का वैल्यू है ax + b = 0। यहाँ से ax = -b, x = -b/a। सो दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको अगर हमें वर्ड्स में लिखना है तो हम लिख सकते हैं -b क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और a क्या है, कोई भी सेंट ऑफ x। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x = -b/a। सो वी कैन से 0 = कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये है जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया है तो उसका फैक्टराइजेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और फिर उसका जीरो कैसे फाइंड करना है, उसको =0 लिखो, और x का जो वैल्यू मिलता है, जैसे यहाँ पे मिला -b/a, दैट इज नथिंग बट जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप याद भी रख सकते हैं कि माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, समझो फॉर एग्जांपल हमें पूछा कि फाइंड जीरो ऑफ 2x - 9, इसका जीरो पूछा गया। समझो ये है p ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x = 0 ले लो टू फाइंड द जीरो, दैट इज 2x - 9 = 0। -9 राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, +9 हो जाएगा। x = 9/2
टू डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है आप चाहे तो क्रॉस चेक करो। x का वैल्यू 9/2 अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो 2 इंटू 9/2 माइनस 9, 2 कैंसल, 9 माइनस 9 0, मतलब x इक्वल टू 9/2 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है। अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है मतलब x इक्वल टू 9/2 क्या है, पॉलिनोमियल का 0 है, रूट है। इज इट क्लियर? तो रूट फाइंड करना, जीरो फाइंड करना बहुत ही आसान है लीनियर पॉलिनोमियल में। सीधे उसको इक्वल टू 0 लिखो और जो x का वैल्यू मिलेगा वही हमारा हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज क्लियर। तो ये पहला पार्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, लिख लो। यहाँ एक चीज ऐड करो, a नॉट इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ x नॉन जीरो रहना चाहिए। डन? ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल में तो बहुत ही आसान था, फैक्टराइजेशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है। जो लीनियर पॉलिनोमियल है वही फैक्टर रहेगा और जीरो फाइंड करने के लिए उसको इक्वल टू 0 ले लो, जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अभी अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसा लिखते हैं ax² + bx + c a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो a 0 हो जाएगा तो x² का कोएफिशिएंट 0, तो ये लीनियर बन जाएगा, इसलिए a नॉन जीरो रहना चाहिए। ओके, तो अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए वैसे भी हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर है। उस चैप्टर में हम 3-4 मेथड डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से मैं 2 मेथड्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो आसान है, ताकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सके। और इन डिटेल जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे निकालना है। ओके, तो उसमें हमारा सबसे पहला मेथड है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बहुत ही आसान मेथड है और 9th स्टैंडर्ड में आपको पता भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, हाउ टू फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड।
तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि समझो अगर हमें पॉलिनोमियल p ऑफ x ऐसे दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऑफकोर्स a नॉन जीरो है, तो हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और कांस्टेंट c, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है पहले a इंटू सी। इस प्रोडक्ट के हमें ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, यहाँ पे पहला फैक्टर आएगा और यहाँ पे दूसरा फैक्टर आएगा। इन दोनों फैक्टर का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ x, मिडल टर्म, इसको मिडल टर्म बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब मिडल टर्म है, तो मिडल टर्म का कोएफिशिएंट b आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ये दो फैक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ x b आना चाहिए। ऐसे अगर हमें फैक्टर्स मिले तो फिर इस मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, रादर देन एक्सप्लेनिंग, लेट मी टेक वन एग्जांपल। से लेट अस टेक वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 2x square minus 7x plus 3, से दिस इज अ गिवन पॉलिनोमियल और इसको हमें फैक्टराइज करना है और उसके बाद उसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना है? a इंटू सी, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 2 और c मतलब कांस्टेंट का वैल्यू है 3, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो। 2 इंटू 3 तो कितना आया? 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन -7 रहना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? -7। ओके, ओनली 7 नहीं है, -7 है, तो -7 एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो 6 के फैक्टर्स हम ले सकते हैं, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, बाद में और कुछ, बस इतना ही। तो आप देखो 6 और 1 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन -7 आता है क्या? तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 6 और 1 दोनों पॉजिटिव लेंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। देखो हमें 6 जो मिला, दोनों का प्रोडक्ट वो पॉजिटिव 6 मिला है, तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स या तो दोनों पॉजिटिव ले लो या तो दोनों नेगेटिव ले लो। अगर मैंने दोनों पॉजिटिव ले लिए तो मुझे एडिशन जो है 6 + 1 एडिशन +7 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन -7 चाहिए, तो इसीलिए इन दोनों को हमें लेना पड़ेगा -1 -6। सो दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। 2 3 का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें मिल गया -7। ओके, बस हो गया। अभी ये जो -1 -6 है, ये -7 के दो पार्ट्स है, तो ये मिडल टर्म को हम ये उन दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। तो इसको अगले स्टेप में ऐसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर -1x, तो 1 नहीं लिखने का जरूरत, -6x, -7 को ऐसे लिखा -x -6x + 3। आई होप दिस इज क्लियर। इन दोनों टर्म, अभी पहले दो टर्म्स और आखिरी के दो टर्म्स, उसमें हमें कॉमन निकालना है। तो हाउ टू फाइंड आउट कॉमन, दिस वी हैव लर्नड इन 9th स्टैंडर्ड। यहाँ पे दोनों टर्म्स में देखो, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो एक x कॉमन आ सकता है। यहाँ बचेगा 2x और x यहाँ कॉमन लिया, यहाँ बचेगा -1। ओके, बाद में इन दोनों टर्म में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ 3 2 जा 6 है, यहाँ 3 है, हम -3 कॉमन निकालेंगे क्योंकि हमें 2x -1 फैक्टर यहाँ ब्रैकेट में क्रिएट करना है। तो -3 लिया, यहाँ पे -3 लिया, तो यहाँ आएगा +2x -1। आई होप दिस इज क्लियर हाउ टू फाइंड आउट कॉमन। अभी 2x -1 2x -1 ये कॉमन फैक्टर दोनों टर्म्स में है, तो इसको आप एक बार लिख लो। 2x -1 पूरा कॉमन ले लिया, तो इस टर्म में से 2x -1 कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा +x, ये 2x -1 बाहर कॉमन लिया, यहाँ बचेगा -3। सो नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट
के फॉर्मेट में लिखा। तो ये हमारा हुआ लास्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर आता है तो वो हमारा लास्ट स्टेप रहता है। तो इसीलिए याद रखना कि जब क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज करते हैं तो फाइनल स्टेप में हमें दो लीनियर पॉलिनोमियल्स मिलते हैं, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। तो ये हुए इसके फैक्टर्स। तो ऐसा है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अगर इसी स्टेप में, इसी क्वेश्चन में अगर मुझे पूछा गया कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस भी फाइंड करो, तो समझो ये पॉलिनोमियल हमें दिया है p ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, ये जो p ऑफ x है इसको इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, जीरोस फाइंड करने के लिए अगर हमने इसको इक्वल टू 0 लिया तो अभी देखो ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 है, मतलब इन दोनों पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। अभी प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कब आता है, या तो पहला ब्रैकेट 0 होना चाहिए, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू 0, मतलब या तो फर्स्ट नंबर 0 होना चाहिए या तो सेकंड 0 होना चाहिए, तब प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ अगले स्टेप में लिख सकते हैं, दैट इज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 0 लाने के लिए या तो पहला ब्रैकेट 0 ले लो या दूसरा ब्रैकेट 0 ले लो। ब्रैकेट मतलब फैक्टर, पहला फैक्टर 0 ले लो या तो दूसरा फैक्टर 0 ले लो। तो यहाँ हमें मिलेगा 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 एंड हियर x इक्वल टू 3। तो ये हुए हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये दोनों क्या हुए, जीरोज। तो आप चाहे तो सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। x अगर मैंने 3 सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे तो 0 आता है कि नहीं। सो 2 इंटू 9 18 माइनस 7 इंटू 3 21, 18 माइनस 21 माइनस 3 प्लस 3 0। वैसे ही हाफ सब्स्टिट्यूट करके देखो, यहाँ आपको आंसर 0 मिल जाएगा। आई होप मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके, प्लीज राइट डाउन। We will practice some more questions of middle term splitting। पहले ये क्वेश्चन लिख लो।
completed. So we are discussing how to factorize quadratic polynomial. उसमें पहला मेथड है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसके सारे टाइप के क्वेश्चंस अभी हम लेंगे। समझो हमें क्वेश्चन पूछा गया फैक्टराइज, तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन जो है वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाले ही है एंड वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फैक्टराइज लेने फैक्टर्स आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो लिखेंगे और वहाँ से जो x के वैल्यूज मिलेंगे दे आर नथिंग बट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ऐसा क्वेश्चन है। वैसे तो NCERT टेक्स्ट बुक में आपको जीरोज फाइंड करने का जो क्वेश्चन है वो खाली लीनियर के लिए पूछा है। समझो ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 और इसके जीरोज फाइंड करो ऐसे पूछा गया। तो इसका जीरो फाइंड करना मतलब इसको इक्वल टू जीरो लिखो, 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। आंसर 2-3 स्टेप में ही आ जाता है। लेकिन अभी हम लीनियर ही नहीं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड करने हैं वो देखने वाले। ठीक है, ओके। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज x² - 5x + 6। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें कांस्टेंट है 6, कोएफिशिएंट ऑफ x² है 1। 6 × 1, 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -5 है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन -5 आना चाहिए। तो आप चाहे तो 6 1 ले सकते हैं, 2 3 6 ले सकते हैं। अभी हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन -5 चाहिए, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे -6 + 1, तो -5 एडिशन आ जाएगा। लेकिन अभी दोनों का जो प्रोडक्ट है -6 × 1 वो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। हमें प्रोडक्ट +6 चाहिए, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हम नहीं ले सकते। बाद में 2 3 +6 और 2 + 3 एडिशन +5 है, लेकिन एडिशन हमें -5 चाहिए, तो इन दोनों को निगेटिव ले लो। तो -2 -3 दोनों का प्रोडक्ट +6 है और दोनों का एडिशन -5 है। ओके, बस हो गया। इनका एडिशन -5 है, सो दैट्स ऑल। वी कैन स्प्लिट द मिडल टर्म नाउ। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, p of x इज इक्वल टू x² - 5x + 6। मिडल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, x² - 2x - 3x + 6। अभी दो टर्म से कॉमन फैक्टर्स निकालो, x इन ब्रैकेट x - 2, दोनों टर्म में से x कॉमन निकाला तो यहाँ एक x बचेगा, यहाँ -2 बचेगा। यहाँ दोनों टर्म में से -3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा +x - 2। तो x - 2 फिर से कॉमन ले लो, एक ब्रैकेट में x - 2, दूसरे ब्रैकेट में x - 3। x - 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा x, यहाँ x - 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा -3। ओके, दिस इज द फैक्टराइजेशन। दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स मिल गए। अभी जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू जीरो ले लो। इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, पहला फैक्टर इक्वल टू जीरो, या दूसरा फैक्टर इक्वल टू जीरो। तो x का वैल्यू मुझे मिलेगा 2 और x इक्वल टू 3। मतलब x इक्वल टू 2, 3 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूट करके देखो, x इक्वल टू 2 अगर मैंने यहाँ पे डाला तो 2² 4 -5 2 10, 4 - 10 -6 + 6 0। 3 सब्स्टिट्यूट करके देखा तो 3² 9 -5 3 15, 9 - 15 -6 + 6 0। ओके, तो ये ऐसे हम फैक्टर्स और जीरोस फाइंड कर सकते हैं वेरी इजीली बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, अभी तीसरा क्वेश्चन है, इसमें x² - 9 दिया है, p of x इक्वल टू x² - 9। तो आप सोचेंगे यहाँ पे तो सर मिडल टर्म नहीं है,
मिडल टर्म नहीं है मतलब मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है। तो इसको आप लिख सकते हैं x² प्लस 0x माइनस 9। तो इसका मतलब -9 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 0 होगा। ओके, तो आप ले सकते हैं 3 3 ज़ा 9, एक ले लो -3, एक ले लो +3, दोनों का एडिशन 0 आ रहा है। तो यहाँ आप फैक्टराइज कर सकते हैं। इस 0x को आप स्प्लिट करो, x² माइनस 3x प्लस 3x, 0x को ऐसे स्प्लिट किया -9 इक्वल टू, तो दो टर्म से कॉमन ले लो। यहाँ x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस यहाँ 3 कॉमन लिया तो x माइनस 3, फिर से x माइनस 3 कॉमन आएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। ओके, और यहाँ आपको 0 फाइंड करना है तो इक्वल टू 0 ले लो, तो एक आंसर आएगा +3, दूसरा आएगा -3। सो दीज आर द जीरोज। आई होप दिस इज क्लियर। सो अभी आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ही आसान था, इसमें आप चाहे तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे। सो इसीलिए आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे बहुत लेंदी जा रहा है। तो ऐसे केस में, इन दोनों क्वेश्चन के केस में जहाँ पे मिडल टर्म का कोएफिशिएंट 0 है, मिडल टर्म नहीं है, उस केस में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करो, आइडेंटिटी यूज करो। हमारे पास एक आइडेंटिटी है a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, x² माइनस 9 कैन बी रिटन एज x² माइनस 3², 9 को लिख सकते हैं 3², a² माइनस b², तो इसको लिखेंगे x माइनस 3 x प्लस 3, बस हो गए फैक्टर्स। तो इतना मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करने का जरूरत भी नहीं था। वैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया 0 लेके मिडल टर्म, लेकिन आपको आइडेंटिटी पता है तो इसीलिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ नहीं किया तो भी चलेगा, डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज़ करो। ओके, तो सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन x² माइनस 8। अभी देखो यहाँ पे इसको हमें a² माइनस b² फॉर्मेट में लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस √8 का स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो आप √8 को सिंप्लीफाई करो, इसको हम लिख सकते हैं √4 इंटू 2, 8 मतलब 4 इंटू 2, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं √4 इंटू √2, √4 इज 2, √2 हमें पता नहीं है, उसको एज इट इज लिखो। मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखने का जरूरत नहीं है, 2√2, तो √8 इज 2√2। तो यहाँ हमें फैक्टर्स मिलेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस √8, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √8, a प्लस बी a माइनस बी। ओके, या तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 2√2 इंटू एक्स माइनस 2√2, क्योंकि √8 का वैल्यू है 2√2। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ जीरोस पूछे तो आप क्या करो, इसको p ऑफ x को इक्वल टू 0 ले लो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 आएगा और दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ आएगा x इक्वल टू माइनस ऑफ 2√2 प्लस 2√2 को राइट में शिफ्ट किया तो माइनस 2√2 और x इक्वल टू पॉजिटिव 2√2। तो पॉजिटिव 2√2 और निगेटिव 2√2, ये जो x के वैल्यूज है ये क्या है, हमारे जीरोस। आप चाहे तो इनको सब्स्टिट्यूट करके देखो, 2√2 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस 8 0। ओके, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस विच डू नॉट कंटेन मिडल टर्म। राइट डाउन। तो मैंने यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर करेगा एक दूसरे से, इतना लिख लो पहले।
If somebody has any doubt, please write in comments. I will reply. So when we write in exam, we can write properly. पहले फैक्टराइजेशन लिख लो, बाद में लिखो फॉर जीरोज p ऑफ x इक्वल टू 0, बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आएगा। पहला ब्रैकेट 0, दूसरा ब्रैकेट 0, x के वैल्यूज मिल जाएंगे। सो दीज आर द जीरोस। एक लाइन ऐड कर देना फॉर जीरोस p ऑफ x इक्वल टू 0। Completed? Okay. Next, question number 5. P of x equal to x square minus 9x. तो पिछले दो क्वेश्चन में हमने देखा था कि मिडिल टर्म नहीं है, तो वहाँ पे हमने क्या किया, आइडेंटिटी यूज़ किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इस केस में कांस्टेंट 0 है, कांस्टेंट नहीं है, तो इसको पहले फैक्टराइज करके इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो पहले फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करते वक्त बहुत ही आसान है। अभी आप डायरेक्टली ये दोनों टर्म्स ऑब्जर्व करो। दोनों टर्म में कॉमन क्या क्या है, x कॉमन है, तो एक x आप बाहर निकालो, यहाँ बचेगा x माइनस 9। बस यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन, दैट्स ऑल। तो सीधे आपको कॉमन लेना है, जितना पॉसिबल है कॉमन ले लो और फैक्टर्स मिल जाएंगे। नाउ फॉर जीरोस वी कैन टेक p ऑफ x इक्वल टू 0, दैट इज x इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। देखो x इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो इनका प्रोडक्ट 0 आने के लिए या तो x इक्वल टू 0 होना चाहिए या दूसरा ब्रैकेट x माइनस 9 इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो एक आंसर आया x इक्वल टू 0 और दूसरा आंसर आया x इक्वल टू 9। देयरफॉर x इक्वल टू 0,9 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो ये बहुत ही आसान है, यहाँ आपको अच्छे से कॉमन लेना आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। p ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 रूट 3। ओके, तो अभी इसको देख के डरना नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 है,
तो जब आप a इंटू सी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म c दोनों का प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पे, तो √3 इंटू √3 3 आ जाता है, तो स्क्वायर रूट निकल जाता है प्रोडक्ट लेने के बाद। तो √3 इंटू -4√3, इनका अगर हमने प्रोडक्ट लिया, सो √3 इंटू -4√3, √3 इंटू √3 3, 3 4 12 और ये माइनस साइन, तो आएगा -12। -12 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 4 है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं 1 12 2 6 3 4, ऐसे दो फैक्टर्स ले लो। हमें चाहिए एडिशन +4, तो +4 यहाँ आ सकता है 6 और 2 के लिए। हमें प्रोडक्ट -12 चाहिए, तो एक 6 को हम निगेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट -12 आ जाएगा। इन दोनों फैक्टर्स का कोई ज़रूरत नहीं है, बस अभी 2 6 इससे हमें 4 आ जाएगा। हाँ, अगर मैंने 6 को नेगेटिव लिया तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा और एडिशन -4 आएगा, तो इसका मतलब हमको 2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ स्प्लिट दिस मिडल टर्म यूजिंग दिस -2 एंड 6। बस तो यहाँ पे लिखना है √3x² -2x प्लस 6x, 4x को हमने स्प्लिट किया, -4√3। तो ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग का ही क्वेश्चन है। खाली रूट वाले नंबर्स a और c में है, सेम रूट है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के बाद रूट चला जाता है। ओके, बस अभी कॉमन लेना आपको अच्छे से आना चाहिए। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आता है कॉमन लेते वक्त। तो देखो, इन दोनों टर्म में x कॉमन है, तो एक x बाहर निकालो, यहाँ बचेगा √3x -2, ठीक है। अभी इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकाला जाए, तो आप 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, उसको लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो ये जो 6 है एक्चुअली ये है 2 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। और यहाँ है 4√3, 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू √3, ठीक है। तो यहाँ x है, यहाँ कांस्टेंट है, तो हमें नंबर ही कॉमन निकालना है। तो देखो, आप 2√3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव 2√3 कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा ये 2√3, 6 में से 6 का ये फैक्टराइजेशन है, उसमें से 2√3 बाहर निकाला, बचा √3 और ये x एज इट इज। यहाँ 2√3 बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा 2 और ये माइनस साइन, सो -2। ओके, तो √3x -2, √3x -2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 2√3। ओके, दिस इज द फैक्टराइजेशन। और फिर जीरोस निकालने के लिए, फॉर जीरोस p ऑफ x = 0, पॉलिनोमियल को 0 ले लो, तो इस प्रोडक्ट को 0 लेना पड़ेगा। तो इस प्रोडक्ट को अगर हमने 0 लिया, दैट इज √3x -2 इंटू x + 2√3 = 0। तो पहला ब्रैकेट √3x -2 = 0 और दूसरा ब्रैकेट x + 2√3 = 0। दैट इज, इसको 2 को राइट में शिफ्ट करो, तो यहाँ मिलेगा x = 2/√3 और दूसरा x = -2√3। तो ये हुए हमारे दो जीरोस, x = 2/√3, -2√3 आर द रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6।
ये याद रखना, ऐसे फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट वाले टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 रूट 5 एक्स प्लस 30। अभी यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में था, इरेशनल नंबर था। यहाँ पे मिडल टर्म का कोएफिशिएंट इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट में है। तो आपको 30 इंटू 1, 30 के दोनों फैक्टर्स लेते वक्त एक फैक्टर में स्क्वायर रूट 5 लेना है और दूसरे फैक्टर में भी स्क्वायर रूट 5 लेना है, ताकि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन -7 रूट 5 आ जाए। तो -7 रूट 5 आने के लिए अभी एक रूट 5 यहाँ लिया, एक रूट 5 यहाँ लिया, तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट 30 चाहिए। तो अगर आप रूट 5 इंटू रूट 5 लेंगे तो वो आएगा प्रोडक्ट 5, और 30 प्रोडक्ट लाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 6 30, तो यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा बच गया। तो इस 6 को आपको दोनों फैक्टर्स में स्प्लिट करना है ताकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन -7 रूट 5 आ जाए। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन -7 रूट 5 लाने के लिए इस 6 को आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं 6 को 6 और 1, ठीक है, 6 रूट 5 1 रूट 5 7 रूट 5। अभी प्रोडक्ट हमें चाहिए पॉजिटिव 30 और एडिशन चाहिए नेगेटिव 7 रूट 5, तो दोनों को नेगेटिव ले लो। यहाँ से आपको दोनों फैक्टर्स मिल गए दोनों। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो मिडल टर्म स्प्लिट ऐसे होगा, -6 रूट 5x माइनस ऑफ रूट 5x प्लस 30। दो टर्म से कॉमन निकालो, यहाँ x कॉमन आएगा, x माइनस 6 रूट 5 बचेगा। देखो 30 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 6, 5 को लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू 6। तो 30 को रूट 5 इंटू 6 लिखा, तो इसमें से रूट 5 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो समझो मैंने माइनस रूट 5 कॉमन निकाला यहाँ, तो यहाँ बचेगा प्लस x। यहाँ रूट 5 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 6 रूट 5, और माइनस साइन कॉमन निकाला इसलिए यहाँ माइनस। एक ब्रैकेट में x माइनस 6 रूट 5, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस रूट 5। दीज आर द फैक्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर। तो याद क्या रखना है कि जब मिडिल टर्म में रूट आता है तो वो रूट दोनों फैक्टर्स में ले लो और फिर एडजस्ट करो एडिशन और प्रोडक्ट। सो फॉर जीरोस वी हैव टू टेक p ऑफ x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 आएगा या दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0 आएगा। सो x माइनस 6 रूट 5 इक्वल टू 0 और x माइनस रूट 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 रूट 5 और x इक्वल टू रूट 5। ये दोनों हमें जीरोस मिल गए। ओके, 8th क्वेश्चन है वो यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा नंबर है 1024। तो 1024 जो है इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन आप 2 इंटू 512, 2 इंटू 2 इंटू 256, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 128, ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 64। ऐसे आप लिख सकते हैं। अभी ये जो मिडल टर्म है आप देखो 100 के रेंज में है, यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ 128 100 के रेंज में है। तो ये पूरा एक नंबर और ये पूरा एक नंबर, इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप देखो 128 और 2 2 जा
4 टू 8, 128 और 8 इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन 120 आ रहा है। ओके, तो ऐसे प्राइम फैक्टराइज करके आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा जब बड़े नंबर्स है तब। ऑल राइट, सो दिस यू कैन राइट बाय योर सेल्फ। दिस इज होमवर्क, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक फैक्टर आएगा 128, एक आएगा 8। ओके, प्लीज नोट डाउन। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लो। यस यस यस, यहाँ पे -120 है तो -128 और +8 दोनों का प्रोडक्ट -1024 आएगा और सब्ट्रैक्शन -120 आएगा। Okay, thank you very much. We will stop here today. So today we have discussed quadratic polynomials, how to factorize them by using middle term splitting method. बचे हुए दोनों मेथड जो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड, उन दोनों मेथड्स को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, और आज जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऐप पे डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख के होमवर्क सॉल्व कर लेना। आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, परमाणु आई कोच, या तो प्ले स्टोर पे जाके ये ऐप डाउनलोड कर लो। ऑल राइट, थैंक यू।